हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने जा रहे हैं विद अवर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई नो यू विल श्योरली लव दिस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करना और बनाते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को, जो कि एंटायरली बेस्ड होने वाला है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन से एसोसिएटेड प्रिंसिपल्स यानी कि जो सिद्धांत हैं उनको कवर करने वाले हैं। बट आगे बढ़े उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है उसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, आपको पता है इस अर्थ पे थ्राइव करने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं या उनके जो प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग जिन्हें हम कह सकते हैं, वो अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस में अपने पेरेंट्स से बहुत हद तक रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है एक एलिफेंट के अगर हम बेबी की बात करें तो वो एक अडल्ट एलिफेंट की तरह ही दिखता है ना। सिमिलरली एक मंकी का बेबी भी एक मंकी की तरह दिखता है, एक लायन का बेबी भी लायन की तरह दिखता है। सिमिलरली ह्यूमन का जो बेबी है वो भी ह्यूमन की तरह दिखता है। जस्ट लाइक अगर हम कंपेयर करें एक ह्यूमन बेबी को विद एन अडल्ट ह्यूमन, तो उसके पास भी आपको अ पेयर ऑफ आईज देखने को मिलेंगे, अ पेयर ऑफ ईयर्स देखने को मिलेंगे, अ पेयर ऑफ लिप्स, है ना, एक नोज देखने को मिलेगी, टू पेयर ऑफ लिम्स देखने को मिलेंगे, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक बॉडी प्लान है वो कुछ कैरेक्टर से मिलकर बनता है और वो कैरेक्टर्स पेरेंट से ही डिराइव होकर ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, और इस तरीके से ये हर जनरेशन में पास ऑन होते हैं और इस ट्रांसमिशन की प्रोसेस को ही हम हेरिडिटी बुलाते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इज दैट ओके? ओके। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको यहां पर मैं बता दूं, क्योंकि हम यहां पर कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो कई बारी कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के दौरान उन कैरेक्टर्स का जब एक्सप्रेशन होता है तब आपको देखने को मिलता है कि जो कैरेक्टर है वो बहुत हद तक, कई ज्यादा डिग्री तक रिजेंबलेंस शो करता है विद द पेरेंट। ओके, जैसे कि आने वाली एक स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं, उससे आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो आइए उस एग्जांपल पे पहले बढ़ लेते हैं। तो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर प्रेजेंट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सो हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको एक बड़े ही फेमस बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है सैफ अली खान। आई नो आई नीड नॉट इंट्रोड्यूस यू टू देम, बट स्टिल दोज हु डू नॉट नो आई मस्ट टेल देम। सो ये सैफ अली खान और यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है अमृता सिंह। सो दीज टू आर फॉर्मर बॉलीवुड कपल और इनके जो चिल्ड्रन हैं वो आपके सामने यहाँ पर ऐसे स्क्रीन पर प्रेजेंट है। सो वन ऑफ देम हु इज करेंटली वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस जिनका नाम है सारा अली खान एंड हर ब्रदर इब्राहिम। ओके, सो इफ यू सी बच्चों, इफ यू सी दिस फैमिली चार्ट, क्या आपको एक अनकैनी रिजेंबलेंस नहीं देखने को मिल रहा है बिटवीन इब्राहिम एंड हिज फादर सैफ? Isn't it? आपको बहुत हद तक ये सिमिलर नजर आ रहे हैं। Similarly, if you see, Sarah also shows a very high degree of resemblance of her characters with her mother. बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स में अपने मदर या फादर से रिजेंबल करते होंगे? इज दैट द केस? नहीं, डेफिनेटली इनके खुद के भी तो कुछ कैरेक्टर्स होंगे ना। तो मेजॉरिटी ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो इनके पेरेंट्स से ट्रांसफर होके आए हैं, बट दैट डजंट मीन कि इनके खुद के कोई कैरेक्टर्स नहीं है। सो यहां पर इस तरीके से हेरिडिटी वर्क करती है। कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन तो होता है बट कंप्लीटली नहीं। सिमिलरली इवन मैं आपको अगर बोलूं तो आपने भी डेफिनेटली कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट जरूर सुने होंगे जहां पर कोई ना कोई आपसे जरूर बोलता होगा कि आपकी जो आंखें हैं वो आपके फादर जैसी हैं, या फिर आपके जो बाल हैं वो आपके मदर के जैसे हैं। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं। दैट इज बिकॉज वो सारे के सारे ट्रेड्स जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके पेरेंट्स से ही आप में ट्रांसफर होके आए हैं, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ heredity. So I hope the concept of heredity is very clear to all of you. So बच्चों, after having dealt well with the heredity, now we can discuss these terms, that is inheritance and variations. तो बच्चों, now you are capable enough to understand these terms. So सबसे पहले we'll be beginning with inheritance. तो inheritance क्या होता है? उससे पहले रिकॉल कीजिए, हमने हेरिडिटी में क्या पढ़ा था। हेरिडिटी में हम पढ़ते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब जो कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो किसी प्रोसेस या मैकेनिज्म के थ्रू होते होंगे ना। तो उस प्रोसेस या मैकेनिज्म जिसके थ्रू कैरेक्टर्स पास ऑन होके
चिल्ड्रन में आते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, उसी को हम इनहेरिटेंस बुलाते हैं। सो इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग वेरी वेल, इनहेरिटेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का जो बेसिस है दैट इज इनहेरिटेंस इटसेल्फ। फाइन, ओके। नाउ वी कैन डिस्कस अवर नेक्स्ट टर्म विच इज वेरिएशंस। तो देखो बच्चों, हमने अपने पिछले एग्जांपल में देखा था कि भाई कितनी ही हद तक जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो हर कैरेक्टर में अपने पेरेंट जैसे देखते होंगे। उनके कुछ कैरेक्टर्स उनके जैसे भी हैं, तो इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ओके और उन डिफरेंसेस को ही हम यहाँ वेरिएशंस बुलाते हैं। सो इट इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो भाई एक प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से कितनी हद तक या किस हद तक डिफर करती है इन दी अपीयरेंस वुड बी कॉल्ड वेरिएशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेरिएशंस को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएशंस को हम इवन डिफाइन करते हैं एज डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। तो एक स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम वेरिएशन बुलाते हैं। आफ्टर ऑल देखिए, इस एग्जांपल से हम ऐसे समझेंगे कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वी ऑल बिलोंग टू द स्पीशीज होमो सेपियंस, इजंट इट। बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स एक से नजर आते हैं, बिल्कुल एक से दिखते हैं क्या? नहीं ना, हमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है ना। तो जो डिफरेंसेस हमको एक स्पीशीज के मेंबर्स में देखने को मिलता है उनको भी हम वेरिएशन से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड नाउ इट इज टाइम for the introduction of the golden term that is genetics, जिसको कि हम यहाँ पर entirely शुरू करने वाले हैं। So genetics is nothing but the branch of biology that deals with heredity and variations. तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है उसी को हम जेनेटिक्स बुलाते हैं। और जेनेटिक्स को जो डिस्कवर किया था, जिनके ऊपर सबसे पहले जिन्होंने काम किया था वो थे सर ग्रेगर जोहान मेंडल, और इन्हीं को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बुलाते हैं। सो जीजे मेंडल, या इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो आइए नाउ वी कैन बिगिन विद द मेंडेलियन एरा, कि भाई मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कैसे बिगिन किए थे टू डिस्कवर दिस होल न्यू फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट इज जेनेटिक्स। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे मेंडल ने अपने टाइम पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिनके आउटकम की वजह से आपको बर्थ देखने को मिला बायोलॉजी की एक नई ब्रांच का, एंड दैट इज जेनेटिक्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मेंडल ने अपना वर्क स्टार्ट कब किया था। तो मेंडल बेसिकली स्टार्टेड हिज वर्क और एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। तो लगभग मिड 19th सेंचुरी में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और वो भी एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड थे ऑन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब आपको याद आ गया होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ी थी, याद है ना सभी को, जहां पर हमने देखा था इमैस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग, है ना, पॉलन डस्टिंग, एंड उसके बाद वापस से रीबैगिंग हो जाना। तो ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो ये सारी टेक्निक जो है हमने उस चैप्टर में पढ़ी हैं, उन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे मेंडल ने। और जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज द गार्डन पी। बच्चों, तो गार्डन पी पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, जिसे हम क्या बुलाते हैं, कॉमनली हम एडिबल पी भी बुलाते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी इज पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम के नाम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। सो इस पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल पे ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ओके। और जिस दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे थे उस टाइम पीरियड को आपको याद रखना है, एंड दिस टाइम पीरियड इज ऑफ 7 years एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 1856 टू 1863। अब देखो बच्चों, इस पीरियड को हम कैसे समझेंगे, आपको मैं एक हिंट अभी से यहीं दे देता हूं। आगे जब आप पढ़ोगे ना एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल, तो आप देखोगे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान 7 कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट को कंसीडर किया था। तो 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया था फॉर 7 years। तो इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ हिज वर्क वाज 7 years, एंड वो स्टार्ट कब हुआ था? 1856 में। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो,
लगभग इसी टाइम पर 1857 में, इफ यू रिमेंबर, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री अच्छी है तो यू नो वेरी वेल, हमारे यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, याद है सभी को। तो उस रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जब बिगिनिंग थी, उससे लगभग 1 साल पहले ही मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट को बिगिन कर चुके थे, मतलब 1856 में, 1 साल पहले, ठीक है। सो 1856 से लेकर 7 साल अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो आपको 1863 का ये जो टाइम पीरियड है वो मिल जाएगा, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट वर परफॉर्म्ड बाय मेंडल। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दीज टाइम पीरियड इज बिकॉज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। व्हेन यू विल सी द PYQs यू विल गेट टू नो, ठीक है। सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नाउ, जो भी इस 7 साल के पीरियड में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, उनसे उन्होंने अपने जो भी आउटकम्स है ना, उनसे कुछ पोस्टुलेट्स को प्रपोज किया। अब ये जो पोस्टुलेट्स उन्होंने प्रपोज किए थे, दोज वर द पोस्टुलेट्स और द प्रिंसिपल्स फॉर द इनहेरिटेंस, जो कि उन्होंने रीड आउट किए थे एट द नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। और ये कब किया था? अपने एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने के 2 साल बाद, दैट मीन्स इन द ईयर 1865। तो 1865 में नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स ऑफ इनहेरिटेंस को 2 रीडिंग्स में प्रपोज किया, ठीक है। और जब इन पोस्टुलेट्स का प्रपोजल या फिर प्रपोजल हो भी गया था एट दी नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, उसके 1 साल बाद ही, ठीक 1 साल के अंदर ही उनके इस वर्क को पब्लिश भी कर दिया गया था। सो बेसिकली हिज वर्क गॉट पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून इन द ईयर 1866, यानी कि लगभग 1 ही साल के बाद, ठीक है। तो 1865 में ही प्रपोज एंड 1866 में उनका जो वर्क था वो पब्लिश भी हो गया, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली मेंडल डाइड इन 1884, और द सीन इज अनफॉर्चुनेट इज बिकॉज उनको अपने काम का कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला मरते दम तक, ओके। बेसिकली ही डाइड इन 1884 विद अ किडनी डिजीज, और without getting any recognition for his work, this was unfortunate for him, okay। काफी साल बाद मेंडल का जो वर्क था वो रिकॉग्नाइज किया जा सका। So इसके बारे में भी हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज रहा, okay। So we are going to be taking up right now would be the reasons why Mendel's work got unrecognized, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, दैट वाज पुअर कम्युनिकेशन। सो बच्चों देखो, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए थे मिड 19th सेंचुरी में, ओके, लगभग आधी 19th सेंचुरी की बात हो रही है, और उस टाइम पर कम्युनिकेशन वाज नॉट दैट इजी। आज के ज़माने में तो आप एक सिंपल सा पोस्ट भी डाल देते हो तो वो वायरल हो जाता है, बट उस टाइम पर इवन आफ्टर सो मच ऑफ सर्कुलेशन भी ना कोई काम पब्लिसाइज नहीं हो पाता था। तो इवन दो 1866 में उनका काम पब्लिश हो गया था, बट स्टिल क्योंकि वो जो जो प्रोसीडिंग थी जिसमें उनका काम पब्लिश हुआ था, उसका एक बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन था, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इसीलिए पुअर कम्युनिकेशन की वजह से मेंडल का काम जो था वो अनरिकॉग्नाइज रह गया। सेकेंड रीजन जो उस टाइम पर प्रेवलेंट था, दैट वाज हिज मैथमेटिकल अप्रोच। मतलब his mathematical approach to explain the biological phenomena was his major drawback of that time। देखो क्या हुआ, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, ओके। तो मैथमेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि बेसिकली उन्होंने प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया था टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट एंड हिज रिजल्ट्स। बट द थिंग इज, उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, दे वर अनेबल टू डाइजेस्ट कि भाई एक बायोलॉजिकल फिनोमिना को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसीलिए उनके आइडियाज को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड रीजन जिसकी वजह से मेंडल का काम अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। एंड थर्ड रीजन क्या हो सकता है, सोचो। थर्ड रीजन ये था बच्चों कि मेंडल को ना अपने ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में दिक्कत आ रही थी व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन अदर प्लांट मटेरियल अदर दैन द पी पर तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे 7 सालों तक, उनको अपने वही रिजल्ट्स बार बार देखने को मिल रहे थे। बट जैसे ही उन्होंने अपना प्लांट मटेरियल चेंज किया, उन्होंने 2 अदर प्लांट मटेरियल पे भी अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने की कोशिश की थी। एंड दोज प्लांट मटेरियल्स, उनके नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज हाइरेशियम, जिसे हम कॉमनली हॉकवीड बुलाते हैं, okay, and the other one was the lablab beans। अब ये lablab beans हैं, they are nothing but
जिसको हम बहुत कॉमनली हिंदी में सेम की फली कहते हैं, ठीक है। तो इन दो प्लांट मटेरियल्स पे भी मेंडल ने अपने वही एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने की कोशिश करी, बट ही वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस हिज ओन रिजल्ट्स। Okay, so Mendel's failure to produce his own results on the other plant material was another drawback, जिसकी वजह से मेंडल जो थे वो खुद ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे over his experimental results। इसीलिए his work remained unrecognized for a quite long period of time। लगभग 16 साल after his death तक उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिला। तो देखते हैं अब उनका जो वर्क था वो आखिरकार रिकग्नाइज किया कब गया। सो नेक्स्ट वी हैव इज द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है। सो दो मेंडल्स वर्क गॉट पब्लिश्ड इन द ईयर 1866, याद है ना आप सभी को, 1866 में पब्लिश हुआ था ये वाला वर्क, बट इट फेल्ड टू गेट एनी अटेंशन अंटिल 1900। अब देखो मेंडल की डेथ हो चुकी थी 1884 में और बात हो रही है 1900 की। 1900 पे उनका वर्क जो था वो थोड़ा अटेंशन गेन कर पाया, मतलब मरने के 16 साल बाद तक उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिला था। ओके, सो हिज वर्क वाज बेसिकली रिकग्नाइज्ड बाय 3 साइंटिस्ट्स। ओके, और वो 3 साइंटिस्ट आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर मेंशन है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आपके सामने मेंशन है कि ये सर ह्यूगो डिवेरिस। सो ह्यूगो डिवेरिस जो कि साइंटिस्ट थे ऑफ होलैंड, सो ही वाज फ्रॉम होलैंड, इस बात को याद रखिएगा। देन वी हैड अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल कॉरेंस। सो कार्ल कॉरेंस वाज फ्रॉम जर्मनी, फाइन। एंड जो थर्ड साइंटिस्ट थे ही वाज सर एरिश वॉन शर्मैक, और ये थे फ्रॉम ऑस्ट्रिया। सो बेसिकली ये जो डिवेरिस थे, कॉरेंस थे और शर्मैक थे, ये 3 वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को इंडिपेंडेंटली अलग अलग वापस से रीडिस्कवर किया। इनफैक्ट ह्यूगो डिवेरिस को तो एक पेपर भी मिला था ऑफ द मेंडल विच इट गॉट पब्लिश्ड। और इन तीनों साइंटिस्ट ने जब मेंडल के वर्क को वापस से रिविजिट किया, they basically realized that Mendel was much ahead of his time, okay, and उन्होंने इस वर्क को रिकग्निशन देने के बाद अपने प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया, ठीक है। तो यहाँ पर मेंडल का वर्क जो था वो बेसिकली रीडिस्कवर हुआ था बाय दीज 3 साइंटिस्ट। क्या क्या नाम थे आपको याद रखना है, ह्यूगो डिवेरिस, देन वी हैड कॉरेंस एंड शर्मैक इन द ईयर 1900। I hope the rediscovery of Mendel's work is also very clear। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं the reasons for choosing garden pea for experiments। तो भाई मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए गार्डन पी का ही इस्तेमाल क्यों किया। ओके, we'll try to figure this out। देखो बच्चों, मेंडल की जो सक्सेस का कारण है ना, वो उसका सिलेक्शन ऑफ राइट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ही है। मतलब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए जिस गार्डन पी का इस्तेमाल किया ना, वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उसकी सक्सेस का। द रीजन आई एम टेलिंग यू, आपने देखा था ना मेंडल ने अपने ही एक्सपेरिमेंट्स को 2 अदर प्लांट मटेरियल पे भी परफॉर्म करने की कोशिश की थी, हाइरेशियम और लबलब बीन्स पे। क्या उनको कोई रिजल्ट देखने को मिला था? नहीं ना, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट्स। तो मान लीजिए अगर उन्होंने गार्डन पी का इस्तेमाल ना करके उन 2 प्लांट्स का ही इस्तेमाल किया होता तो उनको कभी भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, और जब कोई रिजल्ट ही नहीं आते तो कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं होते और हमें आज इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो देखने को नहीं मिलते, इजंट इट? ओके, सो नाउ वी कैन ट्राई टू प्रिडिक्ट कि भाई क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से गार्डन पी वाज अ वेरी वेरी आइडियल, यू वुड से, द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर कैरिंग आउट दिस एक्सपेरिमेंट्स। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ 5 रीजंस मेंशन है जो कि हम कह सकते हैं कुड बी द प्रोबेबल रीजन जिसकी वजह से ये एक राइट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। तो सबसे पहला जो रीजन है फॉर चूजिंग गार्डन पी वाज कि ये प्लांट स्मॉल साइज प्लांट है। मतलब गार्डन पी जो है ये एक स्मॉल साइज प्लांट है, इसलिए इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। और सेकंड रीजन इज कि इसके पास ना शॉर्ट लाइफ स्पैन है, मतलब ये लगभग 3 से 4 महीने में ही ना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अब लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा इसका मतलब क्या होगा, आपको सीड्स मिल जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और आप लगभग अगर ये 3 से 4 महीने में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब लगभग 12 महीने, यानी कि 1 साल में ये कम से कम 3 से 4 जनरेशन प्रोड्यूस कर लेगा। एंड वी विल बी एबल टू स्टडी ऑल दोज जनरेशंस इन अ ईयर इटसेल्फ। ओके, तो 7 सालों तक उन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया था, बट 1 साल में ही उनको 3 से 4 जनरेशन मिल जाती थी टू स्टडी, ठीक है। सेकेंड रीजन कुड बी जो मेंडेलियन ये गार्डन पी है ना, इट हैज वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब पी प्लांट में आपको
बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको आप आंखों से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई ये एक टॉल प्लांट है, ये एक डॉर्फ प्लांट है, या इसके जो फ्लावर्स हैं वो पर्पल हैं, या इसके जो फ्लावर्स हैं वो वाइट है। बहुत आसानी से आप कैरेक्टर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिल्कुल आंखों से देख के। सो बहुत ही ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो कि इजीली डिस्टिंक्ट किए जा सकते हैं, डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, वो आपको गार्डन पी के प्लांट में देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस कुड हैव बीन आल्सो अ प्रोबेबल रीजन फॉर चूजिंग गार्डन पी। ठीक है। देन द थर्ड वन इज द लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन which can be seen in a single generation। तो भाई एक सिंगल जनरेशन में बहुत enormous number of seeds बन जाते हैं। अगर आपने नॉर्मली भी मटर का जो पॉड होता है, पी का पॉड होता है ना, आपने देखा होगा तो उसके अंदर कितने सारे सीड्स निकलते हैं। तो ये तो एक मटर की बात हो रही है, एक पी पॉड की। सोचो एक प्लांट में कितने पी पॉड्स लगते होंगे, और जब एंटायर जनरेशन पढ़ रहे हैं तो कितने पी प्लांट्स बने होंगे। तो एक सिंगल जनरेशन में ही आपको बहुत सारे सीड्स मिल जाते हैं जिनको सो करके आप नेक्स्ट जनरेशन डेवलप कर सकते हो। तो प्रोडक्शन ऑफ सो मेनी सीड्स इन सिंगल जनरेशन वुड हैव बीन अनदर रीजन। देन वी हैव द फोर्थ रीजन इज द बाइसेक्सुअल नेचर ऑफ द फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द पी प्लांट। मतलब जो पी के गार्डन पी के फ्लावर्स है ना, दे आर बाइसेक्सुअल, दे कंटेन बोथ द स्टेमन एज वेल एज द कार्पेल। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल था, बट अगर आप एक चीज जानते हो, जो पाइजम सटाइवम है या गार्डन पी है, इट बिलोंग्स टू द फैमिली फेबेसी, द पी फैमिली। याद है आप सभी को, हमने इसको पढ़ा हुआ भी है डिटेल में हमारे चैप्टर मॉर्फोलॉजी में, राइट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ क्लास 11 हमने स्टडी किया है। तो फेबेसी का आपको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद होगा कि इनके पास पैपिलोनेशियस कोरोला होता है, उनके जो पेटल्स होते हैं ना, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, जिसकी वजह से कोई बाहर यानी कि बाहरी जो पॉलन ग्रेन है, फॉरेन पॉलन ग्रेन, वो एंटर नहीं कर सकता है। मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में फ्लावर ऑफ अ गार्डन पी सेल्फ पॉलिनेशन ही शो करेगा, बिकॉज बाहर का कोई फॉरेन जो पॉलन ग्रेन है वो अंदर एंटर ही नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द पेटल्स। इसीलिए तो बाइसेक्सुअल फ्लावर तो प्रेजेंट है, बट दे आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेट करवाना है विद द डिजायर्ड पॉलन ऑफ माई चॉइस, जैसा कि मेंडल चाहते थे ऑन हिज आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, तो वो क्या करते थे, डिजायर्ड प्लांट से या पी प्लांट के पॉलन ग्रेन को लाके डस्ट करते थे ओवर द स्टिग्मा ऑफ द डिजायर्ड प्लांट, राइट। तो इस तरीके से इट कैन बी मेड टू क्रॉस पॉलिनेट। नॉर्मली अगर आप छोड़ दोगे इस पी प्लांट को तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही शो करेगा, बट हम इसको आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट करवा सकते हैं। तो इट कैन बी मेड टू क्रॉस पॉलिनेट। सो ये इसका एक एडवांटेज था कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही हो सकती है, ठीक है। एंड द लास्ट रीजन, द फिफ्थ रीजन फॉर चूजिंग गार्डन पी was the true breeding lines। तो यहाँ पर जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हैं वो इजीली अवेलेबल होती हैं व्हेन इट कम्स टू द पी प्लांट। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, जिन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं, इन्हें हम प्योर लाइन्स भी बुलाते हैं बच्चों। अब प्योर लाइन्स या ये जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स है, इसका क्या मतलब है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स या प्योर लाइन्स वो जनरेशन को हम डिपिक्ट करते हैं जहां पर एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होता है ओवर डिफरेंट जनरेशंस। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, इट मींस दैट द जनरेशन इज अ प्योर लाइन और अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मतलब इमेजिन कीजिए ये एक पी प्लांट है जो कि टॉल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, तो ये टॉल ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्लांट को अगर मैं सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए छोड़ दूं, तो जो इस प्लांट में आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन जो सीड्स बनेंगे उनको अगर मैं सो करूंगा तो नेक्स्ट जनरेशन भी वापस से टॉल ट्रेट को ही एक्सिबिट करेगी। इसके बाद भी अगर मैं उस जनरेशन को भी वापस से सेल्फ पॉलिनेट करके सेल्फ फर्टिलाइज करने दूं, तो जो सीड्स मिलेंगे अगेन उसको सो करने के बाद अगेन आपको सेम टॉल ट्रेट देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम इन प्लांट को जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए छोड़ दें तो आपको एक ही ट्रेट हर जनरेशन में एक्सप्रेस होता हुआ नजर आएगा। एंड सच अ जनरेशन इज सेड टू बी अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन और द प्योर लाइन्स, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, वेयर द trait is expressed, that means the trait which is same, okay, so the same trait is expressed generation after generation। ऐसी generation को हम ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन्स बुलाते हैं, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं इन द गार्डन पी। एंड दिस वाज अनदर रीजन फॉर चूजिंग द गार्डन पी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द रीजंस फॉर चूजिंग गार्डन पी एज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज बाय मेंडल। तो बच्चों, आफ्टर सीइंग ऑल द रीजन जिसकी वजह से मेंडल ने सिलेक्ट किया था गार्डन पी को एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, नाउ इट इज टाइम दैट वी डिस्कस कौन कौन से वो कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल ने स्टडी किए थे टू
study the inheritance pattern in case of the pea plant. ठीक है, तो देखो बच्चों, we are going to be taking up the contrasting traits studied by Mendel. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में, उन 7 सालों के एक्सपेरिमेंट्स में 7 कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट्स को स्टडी किया था, जो कि पी प्लांट के डिफरेंट पार्ट से एसोसिएटेड थे। यहाँ पर आपको वो वेरियस प्लांट पार्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्टेम दिखाई दे रहा है, फ्लावर इज देयर, जो फ्रूट होता है पी प्लांट का दैट इज कॉल्ड पॉड, उससे भी रिलेटेड कैरेक्टर्स थे, और साथ ही साथ सीड से भी रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो देखो इन टोटल उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, और हर कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए उन्होंने पी प्लांट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया। 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, अब देखो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब होता है कुछ ऐसे विजिबल अपीयरेंस या कैरेक्टर्स जो कि आप इजीली देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हो जिनके बीच में। अब ऐसे में उन्होंने हर कैरेक्टर के लिए, मैंने बताया आपको, 2-2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया। इसका मतलब टोटल 7 कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए उन्होंने कितनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया होगा? यस, 14, राइट, 7 to the 14 ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन टोटल 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को उन्होंने स्टडी किया था, जिसके लिए फॉर एवरी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने एक प्योर लाइन वैरायटी को सिलेक्ट किया था, प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी को, इजंट इट? ओके, सो एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर टोटल 7 कैरेक्टर्स थे, और उनको मैं यहां पर एक एक करके लिस्ट करने जा रहा हूं अलॉन्ग विद देयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो देखिए, पहला जो कैरेक्टर था दैट वाज एसोसिएटेड विद द स्टेम। अब स्टेम का वो कैरेक्टर जो कि एसोसिएटेड था वो ये वुड बी द स्टेम हाइट। ओके, तो पहला जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था दैट वाज द स्टेम हाइट। ओके, और स्टेम हाइट के जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने लिए थे, आप देखो एक स्टेम की हाइट आपको टॉल नजर आ रही है, वाइल जो दूसरा वाला है वो बहुत ही शॉर्ट है ना। तो एक को उन्होंने बोला टॉल ट्रेट और दूसरे वाले को बोला द डॉर्फ ट्रेट। इनके बीच में आप इजीली डिस्टिंग कर सकते हो ना, इनके साइज देखे कि कौन सा टॉल है और कौन सा डॉर्फ है। इसीलिए ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है जिनके बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट। तो ऐसे में इनको उन्होंने नाम दिया, ये वाली ट्रेट जो है दैट इज द टॉल ट्रेट, और ये वाली है द डॉर्फ ट्रेट। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, सो पहला कैरेक्टर और उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको समझ आ गए। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पी प्लांट, जिसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर को स्टडी किया था। तो नेक्स्ट जो प्लांट पार्ट है दैट इज द फ्लावर। अब फ्लावर में उन्होंने सबसे पहले देखा कि फ्लावर्स कहां लगते हैं, ऑब्वियसली ऑन द स्टेम ना, ऑन द ब्रांचेस। तो उन्होंने देखा कि स्टेम पर इस फ्लावर की पोजीशन कैसी है। ओके, सो वील सी, यहां पर जो पहला कैरेक्टर उन्होंने रिलेटेड टू फ्लावर देखा था वाज इट्स पोजीशन। सो पोजीशन के बेसिस में मेंडल ने चेक किया कि क्या जो पी प्लांट का फ्लावर है वो अलोंग द एक्सिस लग रहा है। ओके, अलोंग द एक्सिस ऑफ द प्लांट। और एक्सिस में कैसे? अगर सपोज ये प्लांट की एक्सिस है, ये प्लांट की स्टेम है, और यहां से ऐसे लीफ अराइज कर रही है, तो प्लांट की एक्सिस और लीफ के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? एक्सिल। याद है? तो ऐसे में अगर कोई भी फ्लावर इस पोजीशन में लगता है, यानी कि एक्सिल के अंदर लगता है, सो वी कॉल इट द एक्सिलरी फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जो होंगे वो हमेशा स्टेम के अलोंग ग्रो करते हुए जाएंगे, यानी कि स्टेम अगर ऊपर जा रही है तो फ्लावर्स लेफ्ट एंड राइट लगते हुए आगे बढ़ते हैं, इजंट इट? तो ऐसे में द फ्लावर पोजीशन इज कॉल्ड एक्सिलरी, या इसको हम लेटरल पोजीशन भी कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन दी बोथ द साइड्स ऑफ द स्टेम। ठीक है, ओके। देन या फिर उन्होंने देखा कि हो सकता है जो पी फ्लावर है वो बिल्कुल ही स्टेम के एंड पे प्रेजेंट हो, टर्मिनल एंड पे, तो ऐसी पोजीशन को उन्होंने कहा टर्मिनल ट्रेट और टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, सो यहां पर फ्लावर की पोजीशन से रिलेटेड जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, वन वाज द एक्सिलरी पोजीशन एंड द अदर वाज द टर्मिनल पोजीशन। इतनी बात भी क्लियर हो गई? ओके, देन फ्लावर से ही रिलेटेड उन्होंने एक और कैरेक्टर स्टडी किया था व्हिच वाज इट्स कलर। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर में उन्होंने यहां पर देखा कि या तो पी प्लांट में आपको पर्पल या फिर वायलेट कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आप इसको पर्पल या वायलेट दोनों बुला सकते हो। ठीक है, ऑल्दो दोनों कलर्स में डिफरेंस है, बट बहुत सी बुक पर्पल लेती हैं, एनसीईआरटी हैज टेकन वायलेट आल्सो। ठीक है, सो पर्पल या वायलेट फ्लावर लिए, और जो उनका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने देखा दैट वाज द व्हाइट। सो जो दूसरा ट्रेट है फॉर द फ्लावर कलर वाज द व्हाइट कलर। ठीक है, ओके। देन जो नेक्स्ट एसोसिएटेड कैरेक्टर था वो था एसोसिएटेड विद द फ्रूट ऑफ द पी प्लांट दैट इज पॉड, और पॉड में उन्होंने देखा सबसे पहले पॉड का शेप। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज द पॉड शेप। अब पॉड शेप,
आपने मटर तो देखी है। अब कई बार मटर आपको ना पूरी तरह से फूली हुई नजर आती है ना, तो ऐसी कंडीशन को हम बुलाते हैं दी इन्फ्लेटेड कंडीशन। तो यहां पर उन्होंने देखा कि मटर का जो साइज है, सॉरी जो शेप है वो इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड कंडीशन को हम फुल कंडीशन भी कहते हैं, वी इवन कॉल इट फुल। तो कई बार आपको बुक्स में फुल वर्ड भी लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। और कई बार आप देखते हो मटर में ना उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से ना कुछ कुछ जगहों पे कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है इस तरीके से, जिसकी वजह से ये बीडेड नजर आता है। इस टाइप के शेप को हम बुलाते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड ट्रेट, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। सो पॉड शेप से रिलेटेड जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो थे इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। सिमिलरली अब हमने देखा पॉड से रिलेटेड एक और कैरेक्टर था। कौन सा वो कैरेक्टर था? दैट वाज इट्स कलर। तो पॉड का जो कलर था उसके लिए उन्होंने जो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, वन वाज द येलो कलर, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर, एंड द अदर वन वाज द ग्रीन कलर, ठीक है। सो पॉड शेप एंड पॉड कलर, दो कैरेक्टर्स जिनसे रिलेटेड आपके सामने ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। देन वी हैव इज द सीड। ओके, फ्रूट के अंदर क्या लगते हैं भाई? सीड लगते हैं। तो सीड से भी रिलेटेड उन्होंने दो कैरेक्टर स्टडी किए। पहला जो कैरेक्टर था दैट वाज अगेन विद इट्स शेप। तो सीड का शेप उन्होंने देखा, कुछ मटर ऐसी थी जो बिल्कुल एकदम गोल नजर आ रही थी, एकदम राउंड नजर आ रही थी, तो ऐसे वाले सीड शेप को उन्होंने राउंड ट्रेट बुलाया। वाइल कुछ ऐसी भी मटर थी जो कि राउंड नहीं थी, उनमें कुछ कुछ जगहों पे आपको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से वो रिंकल्ड अपीयर कर रही थी। सो जो नेक्स्ट ट्रेट एसोसिएटेड था विद द सीड शेप वाज द रिंकल्ड ट्रेट। फाइन, ओके। नाउ जो सीड का शेप हो गया वो तो हमने देख ही लिया। अब सीड से रिलेटेड एक और जो कैरेक्टर था दैट वाज इट्स कलर। सो सीड कलर के बेसिस पे उन्होंने देखा कि दो कलर की आपको सीड्स देखने को मिल सकती हैं। वन इज येलो सीड्स एंड द अदर वन वाज द ग्रीन सीड्स, ठीक है। तो बेसिकली इन टोटल 7 कैरेक्टर्स, स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन एंड कलर, देन उसके बाद पॉट का शेप एंड कलर एंड सीड का शेप एंड कलर। इस तरीके से टोटल 7 कैरेक्टर्स विथ 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ईच। और हर एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक एक प्योर लाइन वैरायटी को कंसीडर किया था। इन टोटल ही यूज्ड 7 2 बिकॉज 7 कैरेक्टर्स विथ 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ईच वुड बी 7 2 14 प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज का मेंडल ने इस्तेमाल किया था। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस नंबर बिकॉज एग्जामिनेशन में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। सो आई होप द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो कि मेंडल ने सेलेक्ट किए थे टू कंसीडर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम बिगिन करें विद द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मेंडल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच आर द मोनोहाइब्रिड एंड द डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखो बच्चों, इन दो टर्म्स को आपको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे इन टर्म्स का बार बार आपको रेफरेंस मिलेगा, तो आपको हमेशा याद रखने हैं दो टर्म्स के मीनिंग को। तो देखिए, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि कैसे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए टोटल 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, जो कि आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर मेंशन है, राइट। तो ये 7 कैरेक्टर्स है जिनके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपके सामने मेंशन है। फाइन, नाउ सी बच्चों, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो अप्रोच रखी थी, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में केवल एक ही कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को स्टडी किया। मतलब जब हम ऐसे क्रॉस या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं जिनमें एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया जाता है, ऐसी क्रॉसेस को हम बुलाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, तो मोनो मींस होता है वन, राइट। तो इसका मतलब यहां पर देखिए ये कुछ ऐसी क्रॉस होगी जो कि परफॉर्म की जाएगी टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो मतलब अगर मेंडल ने केवल एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया होता, फॉर एग्जांपल स्टेम हाइट को ही स्टडी किया होता, तो उन्होंने अगर सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया है स्टेम हाइट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के साथ, तो ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न को परफॉर्म करने के लिए जो क्रॉस परफॉर्म की जाती है उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बुलाते हैं, ठीक है। तो मेंडल चाहते तो 2 कैरेक्टर को भी एक साथ स्टडी कर सकते थे, राइट। तो 2 कैरेक्टर को जब वो एक साथ स्टडी करते हैं, दैट मींस ऐसे क्रॉस एक्सपेरिमेंट जहां पर 2 कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को एक साथ स्टडी किया जाता है, देन वी कॉल इट द डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इट इज अ क्रॉस परफॉर्म टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो जैसा कि मेंडल के आगे हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे ना, तब हम देखेंगे ये बड़ा ही कॉमन सा
जो दो कैरेक्टर्स हैं, सीड का शेप और सीड का कलर, मेंडल ने सीड के शेप और सीड के कलर के इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी किया। ओके, सो जब दो कैरेक्टर, देखो ये कैरेक्टर की लिस्ट में दो अलग अलग कैरेक्टर्स है ना, सीड का शेप भी और सीड का कलर भी, with two contrasting traits each. So जब उन्होंने दो कैरेक्टर की स्टडी एक साथ की, उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया, उसके लिए जो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस को हम बुलाते हैं द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो इट इज अ क्रॉस विच इज यूज्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू characters at a time. So I hope the terms monohybrid and dihybrid cross are very clear to all of you. तो बच्चों, after having considered all the basic things, now we can proceed to the Mendel's hybridization experiments. तो मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया था? देखो, मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक वही हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिसको हमने हमारे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आप डायरेक्टली जाके भी उस एंटायर टेक्निक को उस पर्टिकुलर वीडियो के स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें मैं यहाँ बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आई जस्ट टेल यू जो जो चीजें यहाँ पर रेलेवेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो देखो, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के, और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर फॉर आवर सिंप्लिसिटी एंड फॉर मेंडल्स इनिशियल जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए थे, वी विल सी दैट मेंडल हैज कंसीडर्ड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो जिस कैरेक्टर की स्टडी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं ड्यूरिंग आवर एक्सपेरिमेंट, वो हम लेने वाले हैं एज द फ्लावर कलर। तो यहाँ पर हम बेसिकली एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं ना, उसके इनहेरिटेंस पैटर्न को, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने वाले हैं। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू बी कंसीडरिंग द फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर के लिए कौन कौन से दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ही कंसीडर्ड, याद कीजिए, दो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने यूज किए थे, वन कलर वाज द वायलेट कलर और द पर्पल कलर। तो यहां पर उन्होंने या तो पर्पल कलर के फ्लावर्स लिए, और जो दूसरे प्योर ब्रीडिंग वैरायटी थी उनके लिए उन्होंने व्हाइट कलर के फ्लावर्स लिए। याद रखिएगा, हर कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने हर ट्रेट की प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज, यानी कि जो प्योर लाइन वैरायटीज हैं, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हैं, उनको कंसीडर किया था। तो पर्पल फ्लावर्स के लिए जो वैरायटी को सेलेक्ट किया गया था वो एक ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी, और जो व्हाइट ट्रेट को स्टडी करने के लिए उन्होंने जो प्लांट्स लिए थे वो भी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज थी। तो रिमेंबर, ओके, हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक आपको प्योर लाइन्स या फिर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज मिलती हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैसे परफॉर्म किया? सो मेंडल ने अपने एक एक पर्टिकुलर फ्लावर को ना डेजिग्नेशन दिया कि भाई किसको वो फीमेल फ्लावर की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं और किसको मेल की तरह। तो यहां पर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके केस में इस पर्पल फ्लावर को मेंडल ने कंसीडर किया दैट इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फीमेल फ्लावर। ठीक है, और व्हाइट फ्लावर को उन्होंने एज अ मेल फ्लावर यूज किया। अब फीमेल फ्लावर, आप जानते हो फीमेल फ्लावर में ओवरी होती है, और ओवरी ही आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद जब मैच्योर करती है इट फॉर्म्स अ फ्रूट, इजंट इट और नॉट? यस। तो देखो, मेंडल ने सबसे पहले ये इंश्योर किया, क्योंकि पी प्लांट नॉर्मल कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन शो कर देता है, बट मेंडल को तो अपने डिजायर्ड व्हाइट फ्लावर के पॉलिन्स को डस्ट करवाना था, है ना। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन तो तभी होती है ना जब हम अपने डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन को डस्ट करवा के फर्टिलाइजेशन करवाएं। तो मेंडल ने सबसे पहला जो स्टेप परफॉर्म किया था इन दिस पी प्लांट वाज द रिमूवल ऑफ इट्स एंथर। और जब मेल पार्ट का रिमूवल होता है, इस टर्म को हम बुलाते हैं इमैस्कुलेशन। तो मेंडल ने सबसे पहले तो एक सीजर की मदद से ये सारे के सारे जो स्टेमेंट्स थे फ्रॉम द पर्पल फ्लावर को कट करके रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या इंश्योर हुआ? इससे ये इंश्योर हुआ कि यहां पर अनवांटेड सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी इन केस ऑफ द पर्पल फ्लावर। ओके, नाउ इस फ्लावर को मैच्योर होने दिया, इसके स्टिग्मा को रिसेप्टिव होने दिया। देन मेंडल ने क्या किया, अपने जो व्हाइट फ्लावर थे, व्हाइट फ्लावर के एंथर से पॉलन को विद द हेल्प ऑफ अ फाइन ब्रश कलेक्ट किया और उसको डस्ट किया ओवर द स्टिग्मा ऑफ द पर्पल फ्लावर, राइट? ओके, नाउ पॉलिनेशन उन्होंने आर्टिफिशियली करवाया, ये नेचुरली नहीं हुआ है, ये एक मैन मेड एजेंसी के थ्रू हुआ है ना ऑब्वियसली। तो यहां पर अगर एक ह्यूमन का यहां पर रोल है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी आप इसको बुला सकते हो। तो देखो, उन्होंने पॉलन को डस्ट कर दिया। अब पॉलन डस्ट हुआ, डेफिनेटली इनमें से एक पॉलन जर्मिनेट करके फर्टिलाइज करेगा द ओव्यूल्स ऑफ द ओवरी, इजंट इट? राइट। नाउ ये जो ओवरी है, लेटर ऑन जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये मैच्योर करेगी, मैच्योरेशन के बाद इट विल फॉर्म द फ्रूट, एंड द फ्रूट इन केस ऑफ द पी प्लांट इज द पॉड। तो आपके सामने यहां पर एक पॉड देखने को मिल रहा है, राइट? और
ओवरी मैच्योर करके फ्रूट बनाई यानी कि पॉट बनाई, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म द सीड्स। तो आपको यहाँ पर सीड्स भी देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो सीड्स बने थे इनसाइड द पॉट्स, उनको मेंडल ने हार्वेस्ट किया, कलेक्ट किया, और उसके बाद उन्होंने उसको सो किया, और सो करने के बाद जो उनको प्रोजेनी देखने को मिली, जो ऑफस्प्रिंग देखने को मिली, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट्स। सो मेंडल ने क्या किया, इन सीड्स को सो करने के बाद ही ऑब्जर्व्ड द जनरेशन विच वाज प्रोड्यूस्ड। सो जो जनरेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बाद यानी कि पेरेंटल जनरेशन प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज को क्रॉस पॉलिनेट करने के बाद डेवलप होती है, उसे हम बुलाते हैं द फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग। तो देखो ये जो प्लांट्स डेवलप हुए फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्योर फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द प्योर लाइन वैरायटीज, उसको हम लोग F1 जनरेशन बुलाते हैं। F1 बोले तो देखो F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। एंड जब उन्होंने इस जनरेशन को ऑब्टेन किया, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी ये जो F1 जनरेशन थी ना, उसमें केवल एक ही पैरेंटल ट्रेट का एक्सप्रेशन हुआ था। मतलब जितने भी फ्लावर्स हम यहां पर किसको स्टडी करने वाले थे, फ्लावर के कलर को। सो F1 जनरेशन के जितने भी फ्लावर्स थे, दे वर रिजेंबलिंग ओनली वन ऑफ द फ्लावर्स इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो पेरेंटल जो फ्लावर्स थे हमने लिए थे पर्पल एंड व्हाइट, बट जो F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर्स लगे थे, दे वर ऑल पर्पल। सो मेंडल ने इस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स को ना बार बार अलग अलग कैरेक्टर पर स्टडी किया। तो उन्होंने कभी सीड के शेप पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कभी कभी सीड के कलर पे, कभी पॉट के कलर पे, कभी पॉट के शेप पे, कभी फ्लावर की पोजीशन पे, और उन्होंने देखा एवरी टाइम व्हेन ही वाज गेटिंग दी F1 जनरेशन, तो आउट ऑफ द टू पैरेंटल ट्रेट केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, वाइल दूसरा का यहां पर कोई नामो निशान नहीं था। ओके, सो आगे उन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, मॉडिफाई तो नहीं किया बल्कि और उसको कंटिन्यू किया। तो कैसे कंटिन्यू किया देखिए, मान लेते हैं ये जो F1 जनरेशन डेवलप हुई विच कंटेन्ड ऑल दी पर्पल फ्लावर्स, तो इस पर्टिकुलर जनरेशन को उन्होंने हाइब्रिड्स बुलाया। नाउ व्हाट ही डिड वाज, इस बारी इस F1 जनरेशन को उन्होंने फर्दर क्रॉस पॉलिनेट नहीं किया, इनको नेचुरली ऐसे ही छोड़ दिया। अब जब इनको छोड़ देंगे तो आपको पता है जो पी फ्लावर है उसके जो पेटल्स का शेप है वो कुछ इस तरीके से है, इट ऑलवेज प्रमोट्स सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इन प्लांट्स को वो सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए छोड़ देंगे, सो देखो इन्होंने क्या किया, इसको सेल्फिंग करने के लिए यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए छोड़ा। तो सेल्फिंग करने के बाद जो उनको सीड्स ऑब्टेन हुए ऑफ द फ्रूट, उनको उन्होंने सो किया, and then he got the next generation which is called the F2 generation. Okay, so then he got the F2 generation. F2 generation बोले तो second filial generation, right? अब इधर पर he was again surprised to see the result. उन्होंने देखा यहां पर जो ओरिजिनल पैरेंटल ट्रेट्स है ना, दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो रहे थे, दोनों। दैट मीन्स हमने यहां पर कौन कौन से ट्रेट्स लिए थे, पर्पल फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स। तो इसका मतलब जो F2 जनरेशन डेवलप हुई आफ्टर दी सेल्फिंग, बिकॉज देखो ओरिजिनली जो F1 जनरेशन है उसी से F2 जनरेशन आ रही है, बट F1 जनरेशन में कोई भी व्हाइट फ्लावर नहीं है, बट सी सेल्फिंग करने के बाद उनको पर्पल भी फ्लावर्स मिले और व्हाइट फ्लावर्स वाले प्लांट्स भी मिले। सो ही वाज सरप्राइज्ड। और उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, उनको जो टोटल प्लांट्स है ना, उनमें से हर जो फोर्थ प्लांट था, इट वॉज फाउंड टू बी अ व्हाइट कलर्ड फ्लावर, या फिर उसके पास व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स प्रेजेंट थे। सो उन्होंने देखा द रेशियो ऑफ द पर्पल एंड द व्हाइट फ्लावर्स वाज 3:1। सो हर 4 में से एक फ्लावर जो था वो व्हाइट था और 3 फ्लावर्स पर्पल थे। और देखो ऐसे ही उन्होंने ना बार बार ये एक्सपेरिमेंट्स को अलग अलग कैरेक्टर पे परफॉर्म किया, राइट। और उन्होंने क्या पाया, जो ज्यादा अमाउंट में ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा था वो वही ट्रेट था जो F1 जनरेशन में पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। ओके, दैट मींस यहां देखो पर्पल के जो फ्लावर्स हैं उनका रेशियो हाई है, इजंट इट? सो ऐसे ही
देखो ये जो पर्पल ट्रेट है ये वही ट्रेट है जो कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस किया था, वाइल जो हिडन रह गया था F1 जनरेशन में, जो आया ही नहीं था, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में यहां पर एक्सप्रेस किया है। ओके, तो इस तरीके से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के कुछ कंक्लूजन्स को ऑब्जर्व किया। सो वील ट्राई टू समराइज हमने क्या स्टडी किया था। देखो ये इस चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। सो उन्होंने सबसे पहले तो एक पेरेंटल जनरेशन ली जो कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे, जिनके लिए उन्होंने बिल्कुल ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज में पर्पल फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स को क्रॉस करवाया, ठीक है, और क्रॉस करवाने के बाद जो सीड्स प्रोड्यूस हुए थे उनको सो करके उन्होंने F1 जनरेशन को प्रोड्यूस किया। सो F1 जनरेशन वर दी हाइब्रिड्स, और इनको हम F1 हाइब्रिड्स भी बुलाते हैं। एंड ही फाउंड जितने भी फ्लावर्स उन प्लांट्स पे लग रहे थे ऑफ द F1 जनरेशन, दे वर ओनली शोइंग वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट। तो वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट में से सिर्फ पर्पल कलर को ही वो शो कर रहे थे, ऑल द फ्लावर्स वर विद द पर्पल कलर, ठीक है। ओके, नाउ इस बारी उन्होंने इन पर्पल फ्लावर्स को यानी कि F1 जनरेशन को यहां पर क्या करने दिया, सेल्फ पॉलिनेट करने दिया। सो इन्होंने इसकी सेल्फिंग अलाउड कर दी। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट, बिकॉज एवरी 4 फ्लावर्स में से जो 3 फ्लावर्स F2 जनरेशन में बन रहे थे, दे वर शोइंग द सेम फ्लावर ट्रेट जो कि आपको यहां पर F1 जनरेशन में देखने को मिल रहा था। बट जो एक फ्लावर था, दिस वन फ्लावर, दिस वाज शोइंग द ओरिजिनल पैरेंटल ट्रेट जो कि आपको पैरेंटल जनरेशन में देखने को मिल रहा था, और F1 जनरेशन में जो टोटली एब्सेंट था। सो व्हाइट फ्लावर यहां पर एक था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो रिजल्ट्स थे उनमें क्या ऑब्जर्व किया, देखो कि F1 जनरेशन में ओनली वन ऑफ द पैरेंटल ट्रेट गॉट एक्सप्रेस्ड, व्हिच वाज दैट पैरेंटल ट्रेट, द पर्पल फ्लावर, राइट, जो कि F1 जनरेशन में ही प्रोड्यूस हुआ। व्हाइल F2 जनरेशन में व्हाट ही सॉ वाज कि यहां पर दोनों ही पैरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हुए थे, दैट मींस पर्पल भी और व्हाइट भी। तो पर्पल फ्लावर भी आपको F2 जनरेशन में देखने को मिले फ्रॉम दी पैरेंटल जनरेशन, और जो व्हाइट फ्लावर है वो भी देखने को मिला, एंड दैट वाज इन द रेशियो 3:1, राइट। इतनी बात क्लियर है। और देखो मेंडल ने एक चीज और ऑब्जर्व करी, जो F2 जनरेशन के फ्लावर्स थे या फिर F1 जनरेशन के फ्लावर्स थे, उनमें कोई भी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स नहीं हो रही थी। दैट मींस जो भी फ्लावर्स थे ऑफ द F1 जनरेशन जो पर्पल कलर शो कर रहे थे, वो एग्जैक्टली सेम पर्पल कलर शो कर रहे थे जो कि ओरिजिनल पैरेंटल जनरेशन का था। सिमिलरली F2 जनरेशन में डेवलप होने वाले पर्पल और व्हाइट फ्लावर जो थे, वो भी बिल्कुल सेम कलर शो कर रहे थे जो उनके पैरेंटल जनरेशन का था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था दैट देयर कलर्स गॉट मिक्स्ड, मतलब यहां पर कहीं पर भी ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स नहीं हुआ, राइट। ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंटरमीडिएट कलर बन गया, कि पर्पल और व्हाइट ना होकर पिंक कलर के फ्लावर्स डेवलप हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय मेंडल, दैट द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स did not show any blending at either F1 or F2 stage. So I hope now the entire मेंडेलियन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट और उनके कंक्लूजन्स आपको समझ आए होंगे। तो बच्चों, बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स प्रपोज किए। तो भाई यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, मेंडल ने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे जो कि आपके स्क्रीन पर यहां मेंशन्ड है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था, दैट वाज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, ठीक है। देन वाज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद है द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल था। और जो फोर्थ प्रिंसिपल है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 4 प्रिंसिपल्स मेंडल ने प्रपोज किए थे आफ्टर हैविंग एनालाइज्ड हिज एंटायर रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर ये जो 4 प्रिंसिपल्स आपके सामने मेंशन है, इनमें से 3 प्रिंसिपल्स को लॉ का स्टेटस मिला है, ओके। सो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो लास्ट के 3 आपके प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द मेंडल, दे हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ लॉ, ओके। सो लॉ ऑफ, अब इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बुला सकते हो, ठीक है। ओके, वन थिंग इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं, लॉ अगर हम कभी कभी किसी भी प्रिंसिपल को हम लॉ का स्टेटस देते हैं, दैट मींस इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर, मतलब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। बट यहां पर ऑल्दो इनको लॉ का स्टेटस दिया गया है, बट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है या फिर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये विदाउट एक्सेप्शंस नहीं है, इनके पास 2 एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब केवल और केवल जो एक्चुअल टर्म्स में लॉ कंसीडर किया जाना चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज विदाउट
any exception. While principle of dominance या law of dominance के आपको दो एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे. वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द अदर इज को डोमिनेंस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी. सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बुलाते हैं, इसके भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा. दैट इज द फिनोमेना ऑफ लिंकेज. सो Now I think it is time that we begin with all these principles one by one, ताकि आप समझ सको इन प्रिंसिपल्स का क्या मतलब था. तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस टुगेदर. यानी कि हम इनिशियली जो फर्स्ट टू मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हैं उनको एक साथ कंसीडर करेंगे. तो देखो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स. अब देखो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को याद करो बच्चों. हमने देखा था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो दो पैरेंटल ट्रेट्स उन्होंने कंसीडर किए थे फॉर अ गिवन ट्रेट और फॉर अ गिवन कैरेक्टर, उनमें से एक पैरेंटल ट्रेट F1 जनरेशन में एज इट इज ही पास ऑन हुआ था. सिमिलरली F2 जनरेशन में भी उनको पैरेंटल ट्रेट्स दोनों के दोनों एक्सप्रेस करते हुए नजर आए थे, और जो एक्सप्रेशन हो रहा था उन ट्रेट्स का वो एग्जैक्टली पैरेंटल जनरेशन की तरह थे. यानी कि पर्पल फ्लावर्स ऑफ द पैरेंटल जनरेशन की तरह ही दिख रहे थे, और जो व्हाइट फ्लावर्स F2 जनरेशन में डेवलप हो रहे थे वो भी एग्जैक्टली व्हाइट फ्लावर्स की तरह ही दिख रहे थे फ्रॉम दी पैरेंटल जनरेशन. मतलब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन हो रहा है ना ओवर दी जनरेशंस, वो विदाउट एनी मिक्सिंग हो रहा है, विदाउट एनी ब्लेंडिंग हो रहा है. इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो कि डिफरेंट जनरेशंस में पास ऑन हो रहा है, एंड वो भी स्टेबली और वो भी अनचेंज्ड. सो मेंडल ने उन पर्टिकुलर थिंग्स को एक नाम दिया था एंड ही कॉल्ड देम फैक्टर्स. तो देखो जल्दी से समझते हैं कि मेंडल ने क्या प्रपोज किया. मेंडल ने प्रपोज किया दैट ओवर सक्सेसिव जनरेशन समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट्स. तो भाई मेंडल ने उन चीजों को नाम दिया था फैक्टर्स. तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये वो फैक्टर्स, वो चीज हैं जो कि समथिंग ऐसी हैं जो कि पास ऑन हो रही हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विदाउट गेटिंग चेंज्ड, ओके, विदाउट गेटिंग ब्लेंडेड. सो आज जिन्हें हम इन फैक्टर्स के बारे में जब मेंडल ने बात की थी तब तक कोई साइंस में एडवांसमेंट नहीं हुई थी. मेंडल का वर्क भी 1900 में रीडिस्कवर हुआ था, बिकॉज तब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था, तब तक हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देख लिया था. सो अब हमको पता है जिन फैक्टर्स की बात मेंडल ने अपने टाइम में की थी, अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, उनके कंक्लूजन्स के दौरान, एक्चुअली ही वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वी टुडे कॉल एज द जीन्स, सो विच आर नाउ नोन एज जीन्स. इस बात को आप याद रखिएगा. तो आप जानते हो ना, जीन्स ही तो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, और वही एक्सप्रेस करके एक्सप्रेशन देते हैं और कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं. इजंट इट और नॉट? तो बेसिकली ही कॉल देम द फैक्टर्स, बट आज हम उनको जीन्स बुलाते हैं. एंड इसीलिए हम इन फैक्टर्स को या फिर जीन्स को यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस बुलाते हैं, बिकॉज इनके पास वो इंफॉर्मेशन कोडेड होती है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट. सो बिकॉज व्हाई वी कॉल देम द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज दे हैव द इंफॉर्मेशन, दे हैव ऑल द डेटा फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट. सो दे कंटेन information for expression of a trait. And you know very well, अब तक हम ये जान चुके हैं कि जीन्स होते हैं, they are present over the chromosomes, right? तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर फिगर को अगर देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है. यू नो वेरी वेल, इन अ डिप्लॉयड कंडीशन हमारे पास दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं. तो लेट अस कंसीडर कि हमने 23 पेयर्स में से केवल एक पेयर को कंसीडर किया है. लेट्स से हमने फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम को कंसीडर किया है. तो फर्स्ट पेयर का मतलब क्या होगा? फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम जो कि दो हैं नंबर, उनकी दो कॉपीज है ना. एक कॉपी आती है फ्रॉम द फादर एंड इट इज कॉल्ड द पैटर्नल होमोलॉग, राइट? और जो दूसरी कॉपी आती है इट इज कॉल्ड द मैटरनल होमोलॉग. सो दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. बिकॉज यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए यहां पर पहली चीज तो उनका साइज एग्जैक्टली सेम होता है, साइज एंड शेप इज सेम. पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर इज आल्सो सेम. सेंट्रोमियर ये प्राइमरी जो कॉन्स्ट्रक्शन है वो भी सेम पोजीशन पे है. और जो जीन्स होते हैं उनका जो लोकेशन होता है ओवर द क्रोमोसोम, जैसे हम क्या बुलाते हैं? The locus, right? तो the location of the genes over the chromosome is called locus. वो भी सेम होते हैं for the given genes. ठीक है? So locus is the address of the gene, है ना? क्रोमोसोम पे किस एड्रेस पे, किस एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन पे एक जीन प्रेजेंट होता है, वी कॉल इट द लोकस. तो आप देखो यहां पर भी ना आपको सेम लोकस पे जीन्स देखने को मिलते हैं. ये आपको आर जीन देखने को मिल रहा है एट दिस लोकस. यहां पर आपको पी जीन देखने को मिल रहा है एट दिस लोकस.
इस लोकस पे आपको ए जीन देखने को मिल रहा है, इस वाले पे आपको बी जीन देखने को मिल रहा है, और इस वाले पे आपको सी जीन देखने को मिल रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ना ऑन दी क्रोमोसोम, ये मैंने डिपिक्ट किए हैं द जीन। और जीन बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए। ओके, सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, एक छोटा सा पार्ट है डीएनए का। फाइन, ओके। अब देखो, आप देख रहे होगे मैंने कुछ जीन्स को स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, कुछ जगह पर ये कैपिटल लेटर्स हैं, कुछ जगह पर आप देखो यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल टुगेदर प्रेजेंट है। अब एक्चुअली जो जीन्स होते हैं ना बच्चों, वो दोनों ही क्रोमोसोम पे एग्जैक्टली सेम, देखो उनका जो नेचर है वो कई हद तक सेम है, बट द थिंग इज कभी कभी इन जीन्स में ना कुछ छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन या म्यूटेशंस की वजह से इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो ये ट्रेट एक्सप्रेस करते थे ना वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जब वो उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ना, तो जो ट्रेट का एक्सप्रेशन होगा वो ओरिजिनल ट्रेट की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएबल होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जीन में हो रहे चेंजेस की वजह से आपको जो मॉडिफाइड जीन देखने को मिलेगा, यानी कि जीन का ही एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो डेवलप होता है नजर आएगा ना, वी कॉल देम द एलील या फिर एलिलोमॉर्फ्स। तो एक टर्म जो आपको अभी से समझना है दैट इज एलील, या इसको हम एलिलोमॉर्फ बुलाते हैं। ओके, नाउ ये जो एलील्स, आप इसको प्लूरली कर दीजिए, एलिलोमॉर्फ्स जो होते हैं, दे आर व्हाट, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। देख रहे हो आप, जीन का ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। देखो जहां पर मैंने सी को ही लिखा हुआ है दोनों जगह पर, इट रिप्रेजेंट्स कि जो जीन है उसका एक्सप्रेशन सेम कैरेक्टर को ही कंट्रोल करेगा। आपको याद रखना है, कोई भी जो कैरेक्टर होता है उसका एक्सप्रेशन एक स्पेसिफिक जीन डिटरमिन करता है। सो रिमेंबर दिस थिंग, जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्लावर की हाइट, फ्लावर की कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, या फिर प्लांट की हाइट हो गई, ये कैरेक्टर्स हैं। अब कैरेक्टर्स में भी कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस करेगा वो डिटरमिन होता है बाय द नेचर ऑफ द एलील। तो जीन जो है वो बेसिकली कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि भाई कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा ये वाला, ओके, और कौन सा वो कैरेक्टर का फॉर्म यहां पर एक्सप्रेस होने वाला है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय एलील। सो एलील कंट्रोल करता है कि कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, फाइन, इतनी बात क्लियर है? तो देखो, अगर मैंने बोला है एक स्मॉल सी, तो वो एक फॉर्म ऑफ एलील है, ओके, और ये कैपिटल सी है तो ये दूसरा फॉर्म ऑफ एलील है, या फिर जीन के ही ये दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, बट दोनों ही सी से डिनोट किए जा रहे हैं, एक ही अल्फाबेट से। मतलब क्या है, अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों जो अलग अलग फॉर्म्स हैं ऑफ द जीन, दे विल कंट्रोल द सेम कैरेक्टर, इसीलिए इनको हमने यहां पर एक ही लेटर से इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। तो आपको आई होप जीन का कॉन्सेप्ट, एलील का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखो यहीं पर एक चीज और समझ लो बच्चों, जब आपको ये डिप्लॉयड कंडीशन में जीन्स देखने को मिलेंगे या फिर एलील देखने को मिलेंगे, इनके कुछ कॉम्बिनेशंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास, आपको पता है, जीन्स दो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, है ना, ऑब्वियसली दो दो कॉपी होती है हमारे पास क्रोमोसोम की। सो जीन्स जो है वो उन क्रोमोसोम्स पे सेम पोजीशन या लोकस पे मिलेंगे। अब देखो, हो सकता है पैटर्नल क्रोमोसोम पे ये जो जीन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग, और जो एलील उधर पे प्रेजेंट है, यानी कि जीन का जो फॉर्म यहाँ प्रेजेंट है दैट इज कैपिटल ए, और जो मैटरनल क्रोमोसोम है उस पे भी जो फॉर्म ऑफ एलील या जीन प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो कैपिटल ए। तो यानी कि यहां पर तो दोनों के दोनों फॉर्म्स ऑफ द जीन या एलील्स हैं, दे आर सेम। तो ऐसी कंडीशन को हम बुलाते हैं होमोजाइगस कंडीशन। अब देखो, जाइगस वर्ड जो है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड जाइगोट, और जाइगोट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिप्लॉयड होता है, दैट मींस उसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सिंस यहां पर दो क्रोमोसोम की एक साथ बात की जा रही है, इसलिए यहां पर होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि जाइगोट कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में यहां पर दो सिमिलर एलील्स मिलते हैं। तो जब भी यहां पर दो सेम एलील्स प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को हम होमोजाइगस बुलाते हैं। गॉट दिस फैक्ट वेरी वेल? ओके, नाउ अनदर थिंग, ये कंडीशन आपको दूसरे फॉर्म ऑफ जीन्स में भी देखने को मिल सकती थी। देखो, तो यहां पर आपको ये दूसरा जीन है दैट इज बी जीन। अब बी जीन्स के यहां पर अगेन पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम पे आपको सेम
ही एलील्स देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल बी। इसका मतलब यहां पर भी होमोजाइगस कंडीशन है, बट द फॉर्म ऑफ द जीन इज डिफरेंट। यहां पर ये आपको स्मॉल बी दिखाई दे रहा है, ना कि कैपिटल बी। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है जहां पर एक क्रोमोसोम पे, लेट्स से फादर के क्रोमोसोम पे ये जो है स्मॉल सी फॉर्म ऑफ द जीन यानी कि एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर ये कैपिटल एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक क्रोमोसोम पे स्मॉल है, एक पे कैपिटल है। इस कंडीशन को ऑफ द जाइगोट और द डिप्लॉइड कंडीशन हम बुलाते हैं हेटेरोजाइगस, बिकॉज दे आर डिफरेंट। बिकॉज हेटेरो वर्ड का मतलब क्या होता है, विद समथिंग विच इज डिफरेंट। तो इसका मतलब यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है ऑफ द एलील्स। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओके। और यहां पर ये जो वर्ड्स हैं जीन, एलील और एलिलोमॉर्फ्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सो फैक्टर्स जो बेसिकली मेंडल ने तब प्रपोज किए थे, आज हम उनको जीन्स बुलाते हैं, और जीन्स के बारे में हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन अभी से जानते हैं। सो इन इंफॉर्मेशन से हमें काफी हद तक मेंडल के इंटरप्रिटेशन समझने में आसानी होगी। सो इतनी बात क्लियर है कि मेंडल ने इन स्टेबल थिंग्स को जो कि पास ऑन हो रहे थे अनचेंज्ड, उनको नाम दिया था फैक्टर्स। अब देखो, मेंडल का मानना था कि जो हर ट्रेट होता है उसका एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है बाय अ स्पेसिफिक यूनिट फैक्टर। मतलब एवरी ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट फैक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं अ कैरेक्टर विच इज द स्टेम हाइट, तो स्टेम हाइट के दो ट्रेट्स हमने लिए थे। वन वॉज द टॉल ट्रेट एंड द अदर वन वॉज द डॉर्फ ट्रेट। तो उनका मानना था कि इस टॉल ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट फैक्टर है, तो उसको हम यहां पर लेट्स से टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो यूनिट फैक्टर है जैसे हम आज जीन बुलाते हैं, और इसका ऑल्टरनेट फॉर्म यहां पर एलील हो सकता है, ठीक है। तो देखो, ये यहां पर टी है। अब इसी टी जीन का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, दैट इज ये टी जीन जो है वो मॉडिफिकेशंस के बाद कुछ ऐसे चेंजेस शो करे जिसकी वजह से वो अपने ऑल्टरनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसकी वजह से क्या होगा, जो कैरेक्टर वो कंट्रोल कर रहा था स्टेम की हाइट का, वो तो सेम रहने वाला है ना, तो वो तो टी ही रहेगा, बट मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग यहां पर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मतलब हर ट्रेट का एक स्पेसिफिक यूनिट फैक्टर है, जैसे आज हम जीन बुलाते हैं। सो हर ट्रेट का एक एक यूनिट फैक्टर है जो कि उसको डिटरमिन करेगा। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। एंड मेंडल के हिसाब से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन यूनिट फैक्टर्स की जो कंडीशन है वो कैसी है, वो हमेशा पेयर्ड है। दैट मींस ऑल द यूनिट फैक्टर्स जो आपको मिलेंगे इन एन ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। वो एक एक जोड़ी में प्रेजेंट है, मतलब हमेशा दो यूनिट फैक्टर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे आज हम जानते भी हैं, बिकॉज आज हमें पता है जिन यूनिट फैक्टर्स की बात हो रही है वो जीन्स हैं, और जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो जिन फैक्टर्स की बात की जा रही है वो भी पेयर्ड कंडीशन में होते थे, तब ये मेंडल ने तभी प्रेडिक्ट कर दिया था व्हेन ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग एट हिज टाइम। तो जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, ये दो दो जो आपको जीन्स के फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, इनको हम यूनिट फैक्टर्स भी कह सकते हैं, और ये यहाँ पर आपको पेयर्ड कंडीशन में ही देखने को मिल रहे हैं। सो अभी तक जितनी भी चीजें हमने समझी ना, वो आपको बता रही हैं कि मेंडल वाज एक्चुअली वेल अहेड ऑफ हिज टाइम, इजंट इट और नॉट? ओके, नाउ यहीं पर जब हम इन दो पॉइंट्स को समझ लेते हैं, पेयर्ड फैक्टर्स का जो प्रिंसिपल है उसने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यूनिट फैक्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर्ड कंडीशन। नाउ इसी बेसिस पे आता है हमारा द नेक्स्ट लॉ और द प्रिंसिपल विच इज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस और द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, उन्होंने बोला आउट ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, दो फैक्टर्स में से हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं ना, controlling the expression of a character, only one is able to express itself in the F1 generation। याद है आप सभी को, हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन में आउट ऑफ द टू पैरेंटल ट्रेट्स केवल एक ही एक्सप्रेस कर रहा था। अगर एक ही एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर एक पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर द अदर, और इसी को हम बुलाते हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर एक ट्रेट दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, और आपको मैंने बताया था हर ट्रेट एक यूनिट फैक्टर से कंट्रोल होता है, तो इसका मतलब एक ट्रेट जो डोमिनेट कर रहा है ओवर दी अदर, वो कंट्रोल हो रहा है बाय अ डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, और जो मास्क हो जा रहा है, जो हिडन रह जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट, वो कहलाता है द रिसेसिव ट्रेट, और रिसेसिव ट्रेट जो है वो कंट्रोल होगा बाय अ रिसेसिव यूनिट फैक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से समझें। उससे पहले लेट मी राइट दैट डाउन कि यहां पर जो एक्सप्रेस करेगा
दो टाइप के ट्रेड्स होंगे, वन इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट ट्रेड and the other one would be called the recessive trait. So dominant trait जो है वो एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में और वो कंट्रोल होगा बाय अ डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, और रिसेसिव ट्रेट हिडन रह जाएगा और वो एक्सप्रेस होता है केवल F2 जनरेशन में, ठीक है। सो वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट जो था वो सिर्फ F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होता था, तो ऐसा जो ट्रेट है उसे हम रिसेसिव ट्रेट बुलाते हैं और वो कंट्रोल होता है बाय अ रिसेसिव यूनिट फैक्टर। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो बच्चों आइए अब हम समझने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स एंड द यूनिट फैक्टर्स। फाइन, तो देखिए बच्चों यहां पर हमने वही मेंडेलियन 7 कैरेक्टर्स को देखा। ये मेंडेलियन जो 7 कैरेक्टर्स थे वो आपके सामने मेंशन है अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव ट्रेट्स। तो हमने देखा था आउट ऑफ दी 2 ट्रेट्स जो है F1 जनरेशन में एक ही ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा था। तो यहां पर देखिए हमारे सामने ये ट्रेट्स दे रखे हैं। तो यहां पर पेरेंटल ट्रेट का ये पहला ट्रेट है और यहां पर जितने भी ट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं दे आर दी सेकेंड ट्रेट ऑफ दी पेरेंटल जनरेशन फॉर ईच कैरेक्टर। अब देखते हैं एक एक, जब हम कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो F1 जनरेशन में कौन से ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और जो पर्टिकुलर ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन में उन्हें हम बुलाते हैं द डोमिनेंट ट्रेट्स, वाइल जो रिमेन हो जाते हैं मास्क्ड और हिडन ड्यूरिंग द F1 जनरेशन उन्हें हम रिसेसिव ट्रेट्स बुलाते हैं। सो फर्स्टली यहां पर हम कंसीडर करेंगे द फर्स्ट कैरेक्टर विच इज द फ्लावर कलर। और फ्लावर कलर को हमने देखा था कि कौन कौन से हमने 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, द पर्पल एंड द व्हाइट फ्लावर्स। तो आउट ऑफ द पर्पल एंड दी व्हाइट फ्लावर जब उनकी हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो हम देखते हैं F1 जनरेशन में ओनली पर्पल फ्लावर्स ही एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब पर्पल फ्लावर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि वही F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वाइल जब हमने कंसीडर किया द पेरेंटल क्रॉस बिटवीन द येलो एंड ग्रीन सीड, तो येलो एंड ग्रीन सीड के बीच में जब देखा गया तो एक्सप्रेशन हुआ F1 जनरेशन में ओनली ऑफ द येलो सीड। तो इसका मतलब जो येलो सीड्स हैं वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, ओके। और जो भी डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। फाइन, सिमिलरली अगर हम देखें यहां पर जो सीड का शेप है, द नेक्स्ट कैरेक्टर, सीड के शेप में हमने राउंड एंड रिंकल सीड्स को लिया था, तो हमने देखा F1 जनरेशन में ओनली राउंड सीड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब राउंड ट्रेट जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, ओके। एंड अगर हम देखें यहां पर पॉट कलर को, तो पॉट कलर में हमने यहां पर ग्रीन एंड येलो पॉट्स को लिया था ना, तो आउट ऑफ द 2 पेरेंटल ट्रेट्स ओनली द ग्रीन कलर्ड appeared in the F1 जनरेशन, मतलब ग्रीन कलर डोमिनेंट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट कैरेक्टर था दैट वाज द पॉट शेप। पॉट शेप यहां पर हमने कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड लिया था, तो इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड में से आपने देखा F1 जनरेशन में ओनली इन्फ्लेटेड पॉट्स वर प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब वो भी एक डोमिनेंट ट्रेट है। एंड लास्टली जो हमारे पास फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर पोजीशन को हमने देखा था एक्सियल और यहां पर द टर्मिनल। तो आउट ऑफ द एक्सियल एंड द टर्मिनल पोजीशन आपने देखा जो F1 प्रोजेनी में फ्लावर्स बने दे वर ऑल एक्सियल और एक्सिलरी इन पोजीशन, ओके। एंड लास्ट कैरेक्टर जो रह गया था दैट वाज द प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में हमने टॉल एंड डॉर्फ प्लांट को क्रॉस करवाया था इन दी पेरेंटल जनरेशन, और हमने देखा F1 जनरेशन में ओनली द टॉल ट्रेट एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब ये जितने भी ट्रेट्स हैं, ओके, और ये जितने भी ट्रेट्स हमको आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम दी पेरेंटल ट्रेट ओनली। तो जितने भी ये पेरेंटल ट्रेट आपको देखने को मिल रहे हैं, आउट ऑफ दिस 2 ओनली 1 इज बीइंग एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन दी F1 जनरेशन, और उनको हम डोमिनेंट ट्रेट बुला रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ट्रेट्स डोमिनेंट की कैटेगरी में आते हैं, वाइल जितने भी अदर ट्रेट्स थे जो कि एक्सप्रेस नहीं हुए थे इन दी F1 जनरेशन दे ऑल आर कॉल्ड द रिसेसिव ट्रेट बिकॉज दे रिमेन हिडन और मास्क्ड इन F1 जनरेशन, ठीक है। तो रिसेसिव ट्रेट F1 जनरेशन में हिडन या मास्क्ड रह जाते हैं एंड दे ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ और देमसेल्व्स इन दी F2 जनरेशन। सो दे एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन, यहां पर भी मेंशन कर दूं, दे एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव ट्रेट्स आपको समझ में आ गए हैं। तो ये लिस्ट ऑफ दोज कैरेक्टर्स हैं जो कि डोमिनेंट हैं और कौन से रिसेसिव हैं। और याद रखिएगा डोमिनेंट ट्रेट को हम लोग
ऑब्वियसली जानते हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय द डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, और जो रिसेसिव ट्रेट हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द रिसेसिव यूनिट फैक्टर। और यहाँ पर जितने भी डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं ना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन या एलील है उनको हम कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो पर्पल कलर है, ओके, पर्पल कलर, इसको हम वायलेट भी ले सकते थे, बट अगर हम पर्पल ले रहे हैं तो हम यहाँ पर कैपिटल पी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कैपिटल पी डोमिनेंट है, और जो उसका रिसेसिव फॉर्म होगा उसको हम इसी लेटर के स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ स्मॉल पी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। सिमिलरली जो प्लांट हाइट के लिए जो डोमिनेंट ट्रेट था दैट वाज टॉल, और इसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे, वाइल इसको हम लिखेंगे स्मॉल टी से, ठीक है। वाइल यहां पर ये कैपिटल येलो, दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल येलो, फाइन। ये आपका कैपिटल आर और ये आपका स्मॉल आर, इसीलिए यहां पर आप कैपिटल जी लिखोगे, यहां पर स्मॉल जी लिखोगे, बाकी क्या आप खुद कर लोगे। तो चलो अच्छा कर भी देता हूं, ये आपका कैपिटल आई रहेगा एंड दिस इज गोइंग टू रिमेन स्मॉल आई, एंड लास्टली ये आपका कैपिटल ए एंड दिस वुड बी द स्मॉल ए। तो इस तरीके से जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं दे आर एक्सप्रेस्ड बाय दोज एलील्स व्हिच आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल लेटर जो कि कैपिटल होते हैं, while the recessive ones are written in small alphabetical letters. So I hope the concept of dominant and recessive traits are very clear. तो बच्चों, if we were to see the difference between the dominant and the recessive trait, जल्दी से उसको summarize कर लेते हैं। तो dominant trait क्या है बच्चों, जो एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन में, और वो कंट्रोल होते हैं by the dominant unit factor, और उनको लिखा जाता है by the capital letters, ठीक है। ओके, while जो recessive traits होते हैं they are not going to be expressed in the F1 generation and they are controlled by the recessive unit factor, और उन recessive unit factors को हम small letters से, यानी कि small alphabetical letters of the dominant trait से ही represent करते हैं। तो जो हमने characters लिए थे ना as trait 1, उनके trait 1 और trait 2 लिए थे, अब हमने उनको classify कर देते हैं as the dominant and the recessive traits। तो यहाँ पर ये dominant traits हैं आपके, और ये आपके recessive traits है for the corresponding characters। So I hope इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। अब हम बढ़ सकते हैं towards our next topic। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको हम जीनोटाइप और फिनोटाइप बुलाते हैं। तो लेट अस टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं और कैसे वो डिफरेंट है फ्रॉम वन अनदर। जीनोटाइप होता है द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रेट। भाई एक ट्रेट जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना, तो उसके जीन के लेवल पे आपको क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, किन जेनेटिक कॉम्बिनेशन से एक ट्रेट प्रोड्यूस होता है, उसे हम बुलाते हैं जीनोटाइप, ठीक है। वाइल जो फिनोटाइप है वो बताता है कि भाई जब भी दो जो जीन्स हैं जब एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक्सटर्नल विजिबल अपीयरेंस देखने को मिलता है ट्रेट का, उसको हम फिनोटाइप बुलाते हैं। तो बाहर से देखने पे ट्रेट कैसा नजर आता है, भाई ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, वो कुछ ना कुछ जो एक्सटर्नल विजिबल अपीयरेंस है वो आपको फिनोटाइप कहलाएगा, ठीक है। सो फिनोटाइप रिप्रेजेंट्स द विजिबल एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पर देखिए आपको दो क्रोमोसोम दिखाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली वी आर टेकिंग अप अ पेयर्ड कंडीशन बिकॉज मेंडल ने यूनिट फैक्टर्स को पेयर्ड कंडीशन में बताया था। तो हम इसको आज के जो कंडीशंस यानी कि जीन्स और क्रोमोसोम से कॉरेस्पॉन्ड करके उन कॉम्बिनेशंस को समझेंगे। यू नो वेरी वेल, ये आपके सामने अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे जीन्स प्रेजेंट हैं। लेट्स से कि यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं दे आर शोइंग द सेम फॉर्म्स, यानी कि दोनों के दोनों कैपिटल टी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, देखो जीनोटाइप इसको हम लिखेंगे कैसे, दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल टी। ये जीन की कंडीशन है, ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये जीनोटाइप है। और इसको हम एक्चुअली वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, कम ऑन टेल मी। ये कंडीशन कैसी है, सेम कंडीशन है, तो इसको हम बुलाएंगे होमोजाइगस। अब देखो ये होमोजाइगस तो है, बट ये जो एलील्स यहां प्रेजेंट हैं या यूनिट फैक्टर्स आप इसको बोलना चाहते हो तो ये जो कंडीशन यहां प्रेजेंट है दोनों कैपिटल हैं, और कैपिटल लेटर से हम किस ट्रेट को एक्सप्रेस करते थे, कम ऑन टेल मी। यस, वी यूज्ड टू एक्सप्रेस द डोमिनेंट ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है, ओके। तो इसके आगे हम इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए लिखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में ये एक्सप्रेशन होता है तो आपको पता है कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, वो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ऐसा जो पर्टिकुलर ट्रेट है जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे हम क्या बुलाएंगे, डोमिनेंट ट्रेट ही बुलाएंगे ऑब्वियसली। तो ये जो ट्रेट है वो कौन सा एक्सप्रेशन शो करेगा,
टॉलनेस का, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैपिटल टी है वो बता रहा है द ट्रेट फॉर टॉलनेस। तो फिनोटाइप क्या होगा ऑफ द प्लांट? एक्सटर्नली वो प्लांट आपको कैसा नजर आएगा? टॉल नजर आएगा, ठीक है। ओके, लेट अस सी द सेकंड केस। सेकंड केस में आपके पास अगेन दो ही क्रोमोसोम्स हैं जिन पे दो आपको यहाँ पर यूनिट फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, विच आर नथिंग बट द एलील्स, है ना। तो ये जो जीन्स के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो सेम अल्फाबेटिकल लेटर से लिखे गए हैं। दैट मींस दे आर रिटन एज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। कम ऑन, नाउ यू विल टेल मी कि ये कंडीशन कौन सी हुई? अगेन इट इज होमोजाइगस। आई एम नॉट राइटिंग इट फुली बिकॉज आपको अब तक तो पता चुका होगा। तो होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन में दोनों स्मॉल लेटर्स हैं। अब स्मॉल लेटर किस ट्रेट को एक्सप्रेस करता है? रिसेसिव ट्रेट को। मतलब ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। और जब रिसेसिव ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तभी वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए जो रिसेसिव ट्रेट यहां पर एक्सप्रेस होने वाला है दैट वुड बी द डॉर्फ फिनोटाइप। तो आपको जो प्लांट डेवलप नजर आएगा ना बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक कॉम्बिनेशन या कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको डॉर्फ नजर आएगा, ठीक है। इसीलिए द फिनोटाइप और द विजिबल एक्सटर्नल अपीयरेंस वुड बी द डॉर्फ ट्रेट। फाइन, ओके। नाउ वी विल सी अनदर वन। अनदर वन जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखिए इन दो क्रोमोसोम्स पे जो आपको यहाँ पर यूनिट फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, उनमें से एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो जीनोटाइप को कैसे लिखेंगे हम? कैपिटल टी स्मॉल टी, इजंट इट? बट यहां देखो, यहां कैपिटल टी भी प्रेजेंट है और स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। ओके ओके, और सिंस ये दोनों डिफरेंट है तो इसको हम क्या कंडीशन बुलाएंगे? वील कॉल इट होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस? ऑब्वियसली हेट्रोजाइगस। तो इसको हम टर्म देंगे हेट्रोजाइगस। अच्छा, तो बच्चों एक्चुअली मेंडल खुद भी कंफ्यूज थे। मान लो अगर ये दो कॉम्बिनेशन साथ में है तो कौन सा वाला एक्सप्रेस करेगा, isn't it? बट एक्चुअली वी नो वेरी वेल कि जो अपने आप को F1 जनरेशन में प्रोड्यूस कर पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, वही कहलाता है द डोमिनेंट ट्रेट। तो अगर डोमिनेंट ट्रेट सिंगल कंडीशन में भी प्रेजेंट होगा, एक भी अगर डोमिनेंट एलील या फिर यूनिट फैक्टर प्रेजेंट है तो वो उस डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब ये वाला कंडीशन जो है वो हेट्रोजाइगस तो है बट इट इज डोमिनेंट बिकॉज यहां पर एक डोमिनेंट एलील या फिर यूनिट फैक्टर या जीन तो प्रेजेंट है ना, और वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा इन दी F1 जनरेशन। ओके, और इसीलिए हम कहते हैं ना जो रिसेसिव एलील है, यूनिट फैक्टर है, वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में हिडन रह जाता है, मास्क रह जाता है। ओके, इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसको हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी बुलाते हैं। फाइन, और जो फिनोटाइप होगा ऑब्वियसली जब यहां पर आपका जो कैपिटल टी है वही डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब वो जो ट्रेट एक्सप्रेस करता था टॉलनेस का, वही यहां पर आपको विजिबली नजर आएगा। इसका मतलब ये जो फिनोटाइप होगा ऑफ दिस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट वुड बी नथिंग बट द टॉल ट्रेट। आई होप नाउ द डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द जीनोटाइप एंड द एक्सटर्नल अपीयरेंस दैट इज फिनोटाइप इज वेरी क्लियर। तो बच्चों नाउ इट इज टाइम दैट वी बिगिन विद द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द नेक्स्ट लॉ व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल। तो बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, राइट? तो बेसिकली इस लॉ में हम देखते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर इन यूनिट फैक्टर्स का होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू मेंडल, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो पेयर्ड फैक्टर्स हैं, जो पेयर्ड रहते थे, एक साथ रहते थे, वो सेपरेट कर जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होगा? जो गैमीट्स बनेंगे उनके पास 1 आउट ऑफ द 2 यूनिट फैक्टर्स ही प्रेजेंट होगा। Does the gamete have only 1 यूनिट फैक्टर आउट ऑफ द 2? Isn't it? और ये जो गैमीट्स बनेंगे ये बनेंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब देखो ये सारी चीजें कैसे समझेंगे, आपके सामने यही वो 3 कंडीशंस हैं। देखो यहां पर ये जो यूनिट फैक्टर्स हैं कैपिटल टी, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा ना तो ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि एक यूनिट फैक्टर एक गैमीट में जाएगा, दूसरा यूनिट फैक्टर दूसरे गैमीट में जाएगा। बट ये जो गैमीट्स बनेंगे ना ये इक्वल इन नंबर होंगे। दैट मींस 50% गैमीट्स जो होंगे दे विल कंटेन द कैपिटल टी यूनिट फैक्टर, और इस वाले केस में भी जो 50% गैमीट्स बनेंगे वो भी कैपिटल टी पोजेस करेंगे। तो जो प्रोपोर्शन है दैट इज 50% ईच। इसका मतलब क्या हुआ? that the gametes are going to be produced in equal proportion. Remember this thing, ठीक है? तो यूनिट फैक्टर्स का जो सेग्रीगेशन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, that is in equal amount, ठीक है? सिमिलरली ये वाली कंडीशन में भी जब ये यूनिट फैक्टर्स स्मॉल टी सेपरेट होंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, वन विद द स्मॉल टी, अनदर वन आल्सो विद द स्मॉल टी, और दोनों में ही
50-50% जो है वो गैमीट्स जाके या फिर जो आपके यूनिट फैक्टर्स हैं वो जाके सेग्रीगेट कर जाएंगे। सिमिलरली आपको ये वाली जो कंडीशन है उसमें भी देखिए, ये वाला जो कैपिटल टी है और ये वाला जो स्मॉल टी वाला यूनिट फैक्टर है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये भी सेग्रीगेट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो 50% गैमीट्स बनेंगे बाय द सेग्रीगेशन ऑफ दिस यूनिट फैक्टर, वो कैपिटल टी को ही पोजेस करने वाले हैं यूनिट फैक्टर को, और 50% जो है वो स्मॉल टी को पोजेस करेंगे। दैट मीन्स जो गैमीट बनते हैं ड्यूरिंग दी सेपरेशन वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं, और गैमीट में ओनली वन आउट ऑफ दी 2 यूनिट फैक्टर्स ही प्रेजेंट हैं। ये पेयर्ड कंडीशन थी ऑफ दी मेंडेलियन फैक्टर्स, बट गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे देखो ये अलग अलग हो गए और ये गैमीट्स में चले गए। ठीक है, अब इनकी जो वापस से पेयर्ड कंडीशन है वो कब रिस्टोर होगी? ऑब्वियसली जब गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होगा। तो एक पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर दूं, दैट इज द पेयर्ड कंडीशंस ऑफ यूनिट फैक्टर्स is restored during fertilization। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही रैंडम फ्यूजन की वजह से ही इन यूनिट फैक्टर्स की पेयर्ड कंडीशन वापस से रिस्टोर हो जाएगी। तो ओरिजिनली जो पेयर्ड कंडीशन थी वो सेपरेट हुई, ओके, सेग्रीगेशन हुआ, बाद में वो वापस से फ्यूज करेंगे, और जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो उनकी यूनिट फैक्टर्स भी यहाँ पर पेयर्ड हो जाएंगे वापस से। सो आई होप द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो वेरी क्लियर, इसमें कुछ खास था भी नहीं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।